दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ गोदी मीडिया पे। ये इतने बेशर्म और बेहया बगैरत इतने ज़्यादा गिर चुके हैं सरकार के चरणों में। ऐसे ज़बान से इतनी लंबी 4-4 अंगुल की ज़बान लगाकर सरकार के तलवे चाट रहे हैं। इतने बदतर ये हो चुके हैं कि इनको कुछ शर्म हया और इनको पता भी नहीं है कि मेरा क्या काम है, मुझे सरकार से किस तरीके से सवाल पूछने चाहिए, विपक्ष के साथ किस तरीके से सवाल पूछने चाहिए। इनको पता सब कुछ है, सब कुछ पता है, मगर ये फिर भी इतने बड़े बेशरम हो चुके हैं कि अब इनको क्या ही कहा जाए। अब अमीश देवगन को तो अभी सुन ही रहे होंगे, उनकी डिबेट जो अभी हुई है। विपक्ष के एक प्रवक्ता से पूछते हैं, आप बीमार होंगे तो आप कहाँ जाएंगे, अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे? तो अमीश देवगन क्या बोलता है, मतलब खुद ही सवाल करता है और खुद ही जवाब देता है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपको शिक्षा चाहिए या मंदिर चाहिए। तो ये विपक्ष के प्रवक्ता से पूछता है कि आपके नेता ने ये बात कही है। तो विपक्ष का प्रवक्ता जब बोलता है कि हमारे नेता ने ये बात नहीं कही है, तो आप ये बताइए कि आप बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे? तो ये दलाल कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने ये कि कहा राम मंदिर जाओगे या अस्पताल तेजस्वी जाओगे? यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी इंसान बोलता है कि अब आप मंदिर अगर जाओगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी 2020 का मामला है, जब इसको कोरोना हुआ था। ये आप इसका ट्वीट देखो और फिर इसके हिपोक्रेसी और इसकी जो अंदर एक दलाली इसकी रगों में, इसकी गर्दन तक उतर चुकी है, फिर वो देखो। ये इतने बड़े दलाल लोग हैं कि ये सरकार से एक भी ढंग का सवाल नहीं पूछते हैं। जब कभी भी इनका आमना सामना होता है या इंटरव्यू करते हैं तो वो पूछते हैं कि आप टॉनिक कौन सी लेते हैं। उनसे ये नहीं पूछते कि आपने 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? आपने कहा था कि टैक्स फ्री होगा, टैक्स किसी को देना नहीं पड़ेगा, उसका क्या हुआ? आपने बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हेलीकॉप्टर में घूमेगा, उसका क्या हुआ? ये कुछ भी ढंग के सवाल नहीं करते, ना किसी भी तरीके से ढंग की कोई बात नहीं करते। बस इनको हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अभी BHU में अभी जो एक रेप कांड हुआ था, तो उसमें इन लोगों को ऐसा था कि इन लोगों को मानो सांप सूंघ गया है। और सांप नहीं आता जो जिसको जहर होता है ज़्यादा, तो ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को सांप सूंघ गया है। 1 इंच, 1 चूं तक ना किसी ने डिबेट की, ना किसी ने हल्ला बोला, ना किसी ने ब्लैक एंड वाइट किया, ना किसी ने आर पार किया, ना किसी ने ये किया, ना किसी ने समंदर पे, कुछ भी नहीं किया। सांप सूंघ गए इन लोगों को। डिबेट किस पे कर रहे हैं? सचिन, वो जो लप्पू सा सचिन है, तो डिबेट उस पे कर रहे हैं कि सचिन की बीबी प्रेग्नेंट हो गई है। सचिन की बीबी प्रेग्नेंट है और वो सचिन बाप बनने वाले हैं। ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है। आप इनका मानसिकता इनकी देखिए कि खबर कौन सी दिखानी चाहिए जनता को और दिखा कौन सी रहे। ये इतने बड़े चापलूस और दलाल हैं। इनके यहाँ गर्दन तक इनके पैसा भरा हुआ है, गर्दन तक। इनके जब सरकार, इनको खाते चेक करने चाहिए इनके कि कितना कितना पैसा तुम्हारा कहाँ कहाँ से आता है, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। एक वो बैठा हुआ है अमीश देवगन, वो इतना बड़ा फ्रॉड इंसान है। वो आए दिन इतना ज़्यादा चाटुकारिता में गिर जाता है कि उसको खबर ही नहीं रहती कि हम एक एंकर हैं या BJP के प्रवक्ता हैं। उसको तो खबर ही नहीं रहती। उसको तो आप कोई अगर नया आदमी देखेगा तो उसको यही लगेगा कि ये तो BJP का प्रवक्ता है, ये तो एंकर हो ही नहीं सकता जिस तरीके से ये बातें कर रहा है। और उससे बड़े बड़े भी हैं, उससे बहुत बड़े बड़े हैं। एक है सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी तो इस लेवल का चाटुकार है कि उस लेवल पे, मतलब चाटुकारिता की एक पराकाष्ठा होती है, तो वो उसको भी पार कर चुका है। आप ये देखिए कि मतलब अगर सरकार
कोई कानून लाएगी तो वो उसके फ़ायदे बताने लगेगा, तुरंत उसके फ़ायदे बताने। अच्छा, सरकार को भी उसको नहीं पता होता है कि यार ये कानून में इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और फिर जब उसका कानून का विरोध होगा, उस कानून का जब विरोध होगा और जनता जब सड़कों पे आएगी, सरकार का विरोध करेगी, कानून का विरोध करेगी और कहेगी ये कानून अच्छा नहीं, और सरकार जब बैक फुट पे आएगी, सरकार वो कानून वापस लेगी या बोलेगी अभी हम इसको अप्लाइमेंट नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे, उसको ठंडे बस्ते में जब वो कानून डाल देती है, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर उस कानून का मास्टर स्ट्रोक बना देते हैं। मतलब ये देखो, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको फ़ायदा दिया है, कानून अभी लागू नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे। अरे भाई, ऐसा कानून लाते ही क्यों हो जिससे न तो जनता का भला होता है, न तो समाज का भला होता है। आप CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, मुसलमान रोड पे आ गए, उनको अभी तक 4-5 साल हो गए, उसका कोई आता पता नहीं। अभी चुनाव आने वाला है तो फिर पता चला है कि उसका भी कोई ड्राफ्ट बनने वाला है। किसानों का बिल लेके आए, आप किसान रोड पे आ गए, उस पर आप कम से कम उस पर आप अड़े रहे कि नहीं ये कानून सही है। 2-3 महीने आपके मंत्री अड़े रहे, किसानों को खलिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, हरामखोर, ना जाने क्या क्या हमारे किसानों को बोला, और कम से कम रोड पे 700 से ज़्यादा किसान मर गए। इतनी ठंड में वो प्रोटेस्ट करते करते, आंदोलन करते करते मर गए। लास्ट में आपने क्या कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हम शायद समझा नहीं पाए, हम ये कानून वापस लेते। वापस ले लिया आपने, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? किसी का नुकसान किसका हो गया? जो तो मर गए वो तो बेचारे तो मर गए ना। आप पहले ही वापस कर लेते, जबकि जनता बोल रही थी कि ये कानून काले कानून है, ये किसानों की ज़मीन छीनने के कानून है, ये अच्छे कानून नहीं है, ये MSP के काबिल कानून नहीं है। मगर उस पर आप कभी ध्यान नहीं दे रहे थे, बस आपको ये लग रहा था कि हम सत्ता में आ गए और हम जो करेंगे अब वही सही है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता डेमोक्रेसी में। और एक कानून और आप लेके आए थे, ऐसे बहुत से कानून आप लेके आए थे। अभी आप देखो झारखंड में, आप क्या नाम है उसका, छत्तीसगढ़ में आप जीते, आपने वादा किया था कि आदिवासियों के जल जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मोदी जी ने खुद कहा था भाषण में। अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ कम से कम 2 से 2.5 लाख पेड़ काटने का ऑर्डर दिया हुआ है, कोयला खदान के लिए हटाने को। तो ये कहाँ तक सही है? आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, समझाते कुछ और हो, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये काम तो पत्रकारों का होता है, एंकर का होता है, मीडिया का होता है, मगर मीडिया तो बिकी हुई है। मीडिया तो कोई सवाल ही नहीं पूछती है। वो ये नहीं पूछेगी कि आपने चुनाव में ये वादा किया था, तो इस वादे का क्या हुआ, आप ये वादा पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई मतलब नहीं उससे, उसको बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित आदिवासी, फिर हिंदू फिर मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सिर्फ और सिर्फ यही है। अभी आप ये देखिए, इलेक्शन आने वाला है 2019 से लेके 2024 आने वाला है। बस ये लास्ट साल चल रहा है, अगले लास्ट साल क्या, इसी साल में शायद चुनाव होंगे, ईद के आसपास में चुनाव होंगे, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तब से लेके अब तक गोदी मीडिया ने कोई भी बेरोजगारी पे डिबेट आप उठा के देख लीजिए, एक भी डिबेट आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो ना के बराबर, और मिलेगी भी तो वो ये विपक्ष के जो प्रवक्ता होंगे, ये गोदी मीडिया उनसे ही सवाल करेगी, जब वो कहेंगे कि आपने नौकरी देने का वादा किया था, उस नौकरी का क्या हुआ। तो ये लोग कहेंगे कि आपकी सरकार में कितनी नौकरियां मिली। और जबकि कांग्रेस की सरकार में जो नौकरियां मिली थी, जो रिटायर हुए हैं, और जो ये ट्विटर पे बैठ के या इधर उधर बैठ के कमेंट करते हैं अंधभक्त, इनके जो बाप का पेंशन आता है, तो उससे वो लोग घर का खाना खर्चा खाते हैं और फिर कांग्रेस को ही गाली बकते हैं। आप समझ रहे हैं ना इन लोगों की मानसिकता। मगर अब इनको क्या बोल सकते हैं आप? इनको बस ये है कि इनको देख के आप तरस खा सकते हैं, इनको दुआएं दे सकते हैं, बाकी इनसे आप लड़ाई झगड़ा, हाथ पैर का लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, क्योंकि इन लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये अंधभक्त हैं, इनको कुछ पता भी नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये है कि इनको जो व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है, तो वो व्हाट्सएप पे बस फॉरवर्ड करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो। मुग़ल यहाँ आए थे, मुग़ल हमारा लूट के लेके चले गए, मुग़ल फलाना कर दिया, धमाका कर दिया, बस इनको यही लगा रहता है।
बाकी उनको कुछ आता जाता कुछ भी नहीं है। रूबिका लियाकत मोदी जी से पूछते हैं, आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं? फिर पूछते हैं, आप बटुआ रखते हैं जेब में, बटुआ जिसमें पर्स पैसा रखते हैं? ये सवाल है, देश के इतने महान बड़े सवाल कि अगर ये रूबिका लियाकत जी सवाल नहीं पूछती तो हमारा देश विश्व गुरु बनने से रुक जाता। समझ रहे हैं ना आप? इस लेवल की हमारे देश की पत्रकारिता आ गई है। पत्रकारिता बच्ची कहाँ है? रूबिका लियाकत हो, सुधीर चौधरी हो, अमीश देवगन हो या अमन चोपड़ा हो। अमन चोपड़ा तो एक नंबर का घटिया आदमी है, और और भी बहुत से हैं, अर्नब गोस्वामी हो, ये सब के सब इतने बड़े चाटुकार हैं कि जो चाटुकार एक होते हैं, जब 100 चाटुकार मरते हैं तब एक चाटुकार पैदा होते, तो ये वो वाले हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये वो वाले हैं। अब हीरो अक्षय कुमार इंटरव्यू करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, जब पत्रकार हैं वो प्रवक्ता बने हुए हैं बीजेपी के। तो अभी 2024 आने वाला, अभी देखिए धीरे धीरे होता क्या है। कोई धमकी देता है कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे, योगी आदित्यनाथ हमारे जो सीएम है उनको उड़ा देंगे मुसलमान की जीमेल आईडी बना के, और जब छानबीन होती है पता चलता है कौन है इसके पीछे, तो पता चलता है कि एक कोई क्या नाम है, हिंदू, दोनों हिंदू समाज से आते हैं, एक कोई मिश्रा है और एक कोई सिंह नाम के। तो ये बेरोजगारी का आलम है। आप ये देखिए कि किसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, वोटों का ध्रुवीकरण हो और हम आसानी से जीत जाएं, ताकि हमने जो वादे किए थे, जो मुद्दे उठाए थे इससे पहले चुनाव में, वो जनता हमसे वापस न पूछे और हम आसानी से बिल्कुल ध्रुवीकरण करके जीत जाएं। मगर अब ऐसा होने वाला नहीं है। 2024 आ गया है, तो अब जनता जाग चुकी है। अभी एक कांग्रेस पार्टी का जो राहुल गांधी हैं, तो अभी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकल रहे हैं। वो शुरुआत करेंगे मणिपुर से शुरुआत करेंगे और उसका एंड होगा शायद मुंबई में। तो उससे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उससे पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू किया था तो हिमाचल प्रदेश में उनकी जीत हुई थी, और भी एक दो राज्य में जीत हुई थी। तो अभी उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो अभी ये गोदी मीडिया को तो समझ लो अभी डबल झटका लगने वाला है 2024 में। अगर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर ये सफल होती है तो फिर कांग्रेस तो लाजिम में वो तो जीतेगी, और जब जीतेगी और सत्ता में आएगी तो फिर लाजिम में तो इन लोगों का हुक्का पानी तो बंद ही करना पड़ेगा उसको लाजिम। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने कांग्रेस को परेशान किया, उसको हर तरीके से उसको समझ लो परेशान किया है। कोई सी भी डिबेट में बैठते हैं ये लोग तो कांग्रेस का उसका बीजेपी का कहने का तो एक प्रवक्ता होता है, मगर वहाँ पे एक प्रवक्ता नहीं होता है। बीजेपी की वहाँ मिनिमम 3 प्रवक्ता होते हैं। एक तो प्रवक्ता उसका ऑफिशियल होता है जो होता है, सेकंड नंबर पे जो पत्रकार जो एंकर बैठा हुआ था वो भी उसका अघोषित प्रवक्ता होता है, मतलब बैक साइड का। कुछ भी अगर विपक्ष का प्रवक्ता उससे कुछ पूछता है कि आपने ऐसा ऐसा बोला था और ये आप हमारे जो प्रधानमंत्री वो तो अप्लाईमेंट नहीं करते हैं, वो तो साफ कह के निकल जाते हैं कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है। तो जवाब बीजेपी के प्रवक्ता को देना चाहिए, मगर जवाब पत्रकार देते हैं। सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको हम अगली वीडियो में। तब तक के आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए।